दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम जुल्मी कुमार को देखते हैं जो एक मीडिया कंपनी में कंसल्टेंट का काम करता था। हालांकि उसे ये काम ज्यादा आता नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने काम में काफी अच्छा था। आगे हम उसकी पत्नी मैरी मरवाले को देखते हैं जो एक टेलीकॉलिंग कंपनी में काम करती थी और वो भी अपना काम बहुत मेहनत से करती थी। इन दोनों का एक बेटा भी था जिसका नाम बिली था और ये थी उसकी बेबी सिटर बारबी, जो कि दिखने में किसी चुड़ैल की तरह दिखती थी, लेकिन फिर भी उसका नाम बारबी था। जुल्मी कुमार बताता है कि मैं अपने छोटे पर सुखी परिवार के साथ बहुत खुश था, लेकिन एक दिन मेरे साथ एक ऐसा कांड हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। हम देखते हैं कि जुल्मी कुमार हमेशा की तरह तैयार होकर अपने ऑफिस पहुंचता है, लेकिन ऑफिस आते ही उसकी सेक्रेटरी उसे कहती है कि बॉस ने आपको याद किया है। अब ये सुनते ही जुल्मी कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि काफी महीनों से ऑफिस में ये बात फैली हुई थी कि बॉस जुल्मी कुमार को कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाने वाला है। अब जुल्मी कुमार नाचते गाते हुए 50वें फ्लोर पर पहुंचता है जहां पर उसके बॉस का ऑफिस था, लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखता है कि उसका बॉस तो किसी जरूरी काम से देश से बाहर चला गया। तभी वहां पर उनकी कंपनी का को फाउंडर बबलू ब्लास्ट आता है और जुल्मी कुमार को नए वाइस प्रेसिडेंट बनने की बधाई देता है। कहता है कि कल तुम्हें बॉस ने अपने घर पर बुलाया है, उनको तुमसे कोई जरूरी मीटिंग करनी है। अब ये सुनते ही जुल्मी कुमार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लगने लगा था कि कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनते ही उसकी सैलरी डबल हो जाएगी, वो अपने ऊपर चल रहे सारे लोन्स को चुका देगा और अपने सभी शौक को पूरा कर पाएगा जिसके सपने वो हमेशा से देखा करता था। फिर उसी शाम जब जुल्मी कुमार अपनी वाइफ के साथ होता है तभी वो उसे कहता है कि अब तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। मैरी मरवाले कहती है कि तुम जानते भी हो तुम्हारी सैलरी कितनी है, इतने पैसों में तो हमारी कार के पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलता। तभी जुल्मी कुमार कहता है कि अब मैं कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, मतलब कि अब मुझे सैलरी डबल मिलेगी और ऊपर से बोनस भी। वहीं ये बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुम जल्दी से कल वाइस प्रेसिडेंट बनकर आओ, फिर कल रात में तुमसे अपनी पिंकी पिटवाऊंगी। अब ये सुनकर जुल्मी कुमार भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अगली सुबह खुशी खुशी अपने बॉस के घर पर मीटिंग के लिए जाता है। वो उसका घर देखता है जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था। इसी दौरान वहाँ पर उसका बॉस आता है जिसका नाम था दीपक दोगला। आगे वो सभी एक साथ बैठते हैं जहाँ पर बॉस जुल्मी कुमार से कहता है कि हम तुमको कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट तो बनाने ही वाले हैं, लेकिन इससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। हम चाहते हैं कि आज दोपहर को टीवी पर तुम हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करो। कहता है कि बस तुम ही वो आदमी हो जो इस काम को अच्छे से कर सकते हो, इसलिए आज दोपहर को रेडी रहना। जुल्मी कुमार पहले तो ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उसे कैसे भी करके वाइस प्रेसिडेंट बनना ही था, इसलिए वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैरी मरवाले को देखते हैं जिसको लग रहा था कि अब उसका पति एक बड़ा और पैसे वाला आदमी बनने वाला है, इसलिए वो चौड़ में अपने बॉस के पास जाती है और अपनी नौकरी से रिजाइन कर देती है। उधर जुल्मी कुमार को स्टूडियो में बुलाया जाता है जहाँ पर उसे अपनी कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करनी थी, लेकिन जब उसका प्रोग्राम शुरू होता है तो सामने वाला रिपोर्टर जुल्मी कुमार से ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जिसका जवाब वो नहीं दे पाता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो बोले तो बोले क्या, इसलिए वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है, जिससे होता यह है कि उसकी कंपनी के शेयर्स लगातार नीचे गिरने लगते हैं और आखिर में जाकर कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। वहीं जुल्मी कुमार को लग रहा था कि वापस ऑफिस जाने पर सब उसकी बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखता है कि कंपनी वाले सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को खत्म कर रहे हैं और जिसके हाथ में जो लग रहा है वो उसे समेटकर भाग रहा है। वहीं बबलू ब्लास्ट भी होता है जो कि नशे में पूरी तरह भंड था। जुल्मी कुमार उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। बबलू ब्लास्ट कहता है कि भीसड़ी के पूरी कंपनी की गीड़ मार दी तूने, और पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कहता है कि कंपनी का दिवाला निकल चुका है और अब हमारे पास एम्प्लॉयज को देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब ये सुनते ही जुल्मी कुमार की फटकर 464 हो जाती है। सोचता है कि अगर ये भीड़ की लिंड कंपनी नहीं होगी तो मेरा क्या होगा। वो भागते हुए अपने बॉस के पास जाता है जहाँ पर उसका बॉस बताता है कि कंपनी तो बर्बाद हो गई, लेकिन मेरे पास तो अभी भी बहुत पैसा है, इसलिए मैं तो ये देश छोड़कर जा रहा हूँ और आगे की जिंदगी ऐश से बिताऊंगा। जो कहकर वो वहाँ से निकल लेता है। वहीं अपना जुल्मी कुमार निराश होकर घर पहुँचता है जहाँ वो देखता है कि उसकी वाइफ घर के पीछे स्विमिंग पूल बनवा रही थी, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि जुल्मी कुमार अब वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है और अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। फिर शाम को वो सभी के लिए बहुत सारा खाना भी बनाती है और जुल्मी कुमार से कहती है कि जाने मन मैंने नौकरी छोड़ दी है। वहीं ये सुनकर जुल्मी कुमार की और फट जाती है, क्योंकि उनके घर पर अब कमाने वाला कोई भी नहीं बचा था। फाइनली परेशान होकर जुल्मी कुमार भी अपनी वाइफ को बता देता है कि मेरी कंपनी बर्बाद हो चुकी है। ये सुनते ही उसकी वाइफ शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि अब हम क्या करेंगे, तुम्हारी वजह से तो मैं अपनी जॉब को भी लात मार कर आ गई। जुल्मी कुमार कहता है कि जाने मन फिक्र मत करो, मुझे इंश्योरेंस मिलेगा, पेंशन मिलेगी और जिंदगी भर हम बिना काम करे ऐश करेंगे। अब जुल्मी कुमार ने अपने परिवार से झूठ तो बोल दिया था, लेकिन उसे भी पता था कि कंपनी उसे एक
फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। और ऐसे करके आज का दिन भी निकल जाता है। अगली सुबह जुल्मी कुमार डिसाइड करता है कि आज वो पूरे दिन कुछ नहीं करेगा और बस आराम करेगा, लेकिन कुछ ही घंटों में वो बोर हो जाता है क्योंकि काम करने वाला आदमी कितनी ही देर खाली बैठ पाएगा। इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो नई जॉब ढूंढेगा, जिसके लिए वो अलग अलग कंपनियों में फोन करके उनसे जॉब के बारे में पूछता है। अब ऐसे करते करते 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन किसी भी कंपनी से उसे कोई जवाब नहीं आता। लेकिन अपना जुल्मी कुमार भी हार नहीं मानता और वो लगातार अलग अलग कंपनियों में अपना बायोडेटा भेजता रहता है। अब 6 महीने बीत जाते हैं और फाइनली एक कंपनी उसे इंटरव्यू देने के लिए अपने ऑफिस में बुलाती है। वहीं जुल्मी कुमार भी अच्छे से तैयार होकर उस कंपनी में पहुंचता है, लेकिन वहां जाते ही वो देखता है कि और भी लोग उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं। जुल्मी कुमार उन लोगों को चकमा देकर जल्दी से ऊपर की तरफ भागता है, लेकिन वहां वो देखता है कि पहले से ही बहुत सारे लोग लाइन लगाकर इंटरव्यू देने का वेट कर रहे थे। अब ये देखकर जुल्मी कुमार वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर कंपनी का बॉस आता है और कहता है कि आप तो वही टीवी वाले जुल्मी कुमार हो ना, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ अंदर चलो। ये देखकर जुल्मी कुमार खुश हो जाता है और सोचता है कि मेरी नौकरी तो पक्की है। लेकिन तभी वहां पर कुछ और लोग आते हैं और वो सभी मिलकर जुल्मी कुमार का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी नौकरी का क्या? जिस पर बॉस कहता है कि भीसड़ी के तेरे को नौकरी कौन दे रहा है, हमने तो बस तेरे को यहाँ पर मजे लेने के लिए बुलाया था। जिसके बाद वो उसकी गिण पर लात मारकर उसे भगा देते हैं। आगे जब वो घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि हमारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है, हमारे पास थोड़े ही पैसे बचे हैं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा 2 महीना गुजारा कर पाएंगे, और अगर तुम्हें फिर भी कोई नौकरी नहीं मिली तो हमें रास्ते पर भीख मांगनी पड़ेगी। जुल्मी कुमार कहता है कि हमारे पास एक कीमती चीज अभी भी है और वो है ये घर। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि भीसड़ी के हमारे ऊपर इतना कर्जा है कि अगर हम ये घर बेच भी देते हैं तो भी ऊपर से हमें ही बैंक वालों को पैसे देने होंगे। जुल्मी कुमार कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि घर की बिजली चली जाती है क्योंकि इन्होंने पिछले 3 महीनों से बिजली का बिल भी नहीं भरा था। अब क्योंकि जुल्मी कुमार के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मजबूरी में आकर उसे एक मॉल में सेल्समैन की जॉब करनी पड़ती है। लेकिन वो इस काम को भी ठीक से नहीं कर पाता और उसे एक ही दिन में काम से निकाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी वाइफ जिम इंस्ट्रक्टर की जॉब ज्वाइन कर लेती है, लेकिन काम के दौरान वो एक लड़की को घुसंड पिला देती है, जिस वजह से उसे भी काम से निकाल दिया जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन और निकलते हैं और अब इन दोनों के पास अपने बेटे की बेबी सिटर को देने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वो बदले में घर का सामान उठाकर निकल लेती है। फिर कुछ दिन और निकलते हैं और उन्हें खर्चा चलाने के लिए अपनी गाड़ी बेचनी पड़ती है, जिसके बदले में वो एक छोटी सी सेकंड हैंड खटारा खरीद लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उनकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि उन्हें भिखारियों को दिया जाने वाला खाना खाना पड़ता है। वहीं उनके घर में बिजली के साथ साथ पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया था, जिस वजह से उन्हें लॉन में डालने वाले पानी से ही नहाना पड़ता है। अब उनके सारे पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए वो एक एक करके घर का सारा सामान बेचना शुरू कर देते हैं ताकि वो कुछ दिन और गुजारा कर सकें। फिर ऐसे ही कुछ दिन और निकलते हैं और जुल्मी कुमार अलग अलग जगहों पर छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। उधर दूसरी तरफ उसकी पत्नी भी काम ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जिस दौरान उसे एक कॉस्मेटिक कंपनी में ट्रायल के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर उसे $10 के बदले अपने चेहरे के ऊपर एक प्रोडक्ट का एक्सपेरिमेंट कराना था। अब मैरी मरवाले को लग रहा था कि शायद वो इससे और खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन होता इसका उल्टा है और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक हो जाता है। वहीं अपने जुल्मी कुमार को कोई काम नहीं मिलता तो वह आवारा और नशेड़ी लोगों के साथ सड़क पर जुआ खेलने लग जाता है, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे कोई ड्रग डीलर समझकर जेल में डाल देती है। थोड़ी देर बाद जुल्मी कुमार अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे जेल में आकर उसे छुड़ाने के लिए कहता है, लेकिन उसे जेल से छुड़ाने के लिए भी उन्हें पैसों की जरूरत थी, जो उनके पास तो थे नहीं। इसलिए मैरी मरवाले एक प्लान बनाती है। वो रात को जेल के बाहर अपनी कार लेकर आती है और जुल्मी कुमार को सिग्नल देती है। तभी जुल्मी कुमार और उसके कुछ साथी जेल तोड़कर बाहर आ जाते हैं और मैरी मरवाले की कार में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। आगे घर आकर जब वो अपनी वाइफ की हालत देखता है तो उसे खुद पर शर्म आने लगती है। वो सोचता है कि सिर्फ उसी की वजह से आज उसका परिवार सड़क पर आ चुका है और तभी वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सब कुछ वापस पहले जैसा करके रहेगा। जिसके बाद वो भागते हुए अपने घर में जाता है और एक चाकू उठाकर लाता है। जिसके बाद वो अपने पड़ोसियों के घर में जाता है और उनके लॉन की घास उखाड़ने लगता है। दरअसल ये उसकी वाइफ का सपना था कि उसके घर के बाहर भी एक लॉन होता, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो उसे कभी बनवा नहीं पाए। आगे वो कब्रिस्तान में भी घास उखाड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसकी फट जाती है तो वह उसे वहीं रखकर वापस आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि उसने काफी घास इकट्ठा कर ली थी, जिसे वो पूरी रात जागकर अपने लॉन में लगाता है। फिर अगली सुबह जब उसकी वाइफ की नींद खुलती है तो वह देखती है कि उनका पूरा कमरा मिट्टी से भरा पड़ा है। जिसके बाद जब वो अपनी खिड़की से बाहर देखती है तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास थोड़ा ही सही लेकिन अपना लॉन था। ये देखकर वो जुल्मी कुमार को चूसने लगती है, पर क्योंकि उन दोनों का मुंह सूजा हुआ था तो वो ऐसा नहीं कर पाते।
फिर थोड़ी देर बाद जुल्मी कुमार अपना मेल बॉक्स चेक करता है, जहाँ पर उसके लिए एक चिट्ठी आई होती है जो कि बैंक की तरफ से एक नोटिस था, जिसमें लिखा था कि अगर उन्होंने कल तक अपने लोन की किस्त नहीं चुकाई तो उन्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। अब जुल्मी कुमार के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो अपनी वाइफ के पास जाता है और कहता है कि हम लोग शराफत से अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन हमारे साथ फिर भी सब बुरा ही हुआ। हम अच्छे लोग थे, ईमानदार लोग थे, लेकिन हमें फिर भी सजा मिली। पर देखो, जब से मैंने लोन चुराया है तब से ना तो किसी ने हमें कुछ कहा है और ना ही हमें सजा दी है। मैरी मरवाले पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर जुल्मी कुमार कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय चोरी करने के। मैरी मरवाले कहती है कि अगर ये बात है तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हें कुत्तों की तरह मार खाता देख मुझे बहुत मजा आएगा। जिसके बाद वो दोनों चोरी करने के लिए एक सुपरमार्केट के बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मौका देखकर जुल्मी कुमार दुकान के अंदर जाता है और वहाँ से एक कोल्ड ड्रिंक उठाकर पीने लगता है। फिर वो कैश काउंटर पर जाता है और अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उस चूतिए से बंदूक बाहर ही नहीं निकल रही थी। इसी दौरान उस कैश काउंटर पर एक मुस्टंडा आ जाता है, जिसको देखकर जुल्मी कुमार की फट जाती है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। वो कार में बैठता है और अपनी वाइफ को कार भगाने के लिए कहता है। मैरी पूछती है कि क्या हुआ, कितने पैसे चुराए तुमने, जिस पर जुल्मी कुमार कहता है कि मैंने पैसे तो नहीं चुराए, लेकिन मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और उसके पैसे नहीं दिए। अब ये सुनकर उसकी वाइफ हंसने लगती है और कहती है कि तुम चोमू हो और चोमू ही रहोगे। लेकिन ये बात जुल्मी कुमार के दिल पर लग जाती है, इसलिए वो एक एटीएम में जाता है एक आदमी को लूटने के लिए, लेकिन वो आदमी उसका ही दोस्त निकलता है, जिस वजह से जुल्मी कुमार उसे मजाक में ले लेता है और कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे मजे ले रहा था। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरी दुकान पर जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी वो कुछ नहीं चुरा पाते। अब ऐसे ही भटकते भटकते वो एक टैटू शॉप पर जाते हैं और इस बार वहाँ जाते ही जुल्मी कुमार अपनी नकली बंदूक दुकान वाले पर तान देता है और कहता है कि जितना भी माल है सब मेरे हवाले कर दे। लेकिन दुकान वाले को लगता है कि ये कोई चूतिया है, इसलिए वो उसके मजे लेना शुरू कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर उसकी वाइफ भी आ जाती है और दुकानदार से कहती है कि तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, इसकी गीड़ में इतना जोर ही नहीं है कि ये तुम्हें गोली मार सके। तभी जुल्मी कुमार उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, बैंक से नोटिस आया है कि अगर हमने कल तक पैसे जमा नहीं कराए तो हमें घर खाली करना पड़ेगा। अब ये सुनकर मैरी मरवाले की भी सटक जाती है और वो दुकानदार से कहती है कि भीसड़ी के तेरे पास जितना भी पैसा है सब हमारे हवाले कर, नहीं तो मैं तेरी गीड़ में गोली मार दूंगी। जिसके बाद वो उसकी दुकान का सारा पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अब उन दोनों को इस काम में मजा आने लगा था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब से वो यही करेंगे। जिसके बाद वो अलग अलग दुकानों में जाते हैं और वहाँ से ढेर सारे पैसे चुराकर फरार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जुल्मी कुमार और मैरी मरवाले को ये काम करने में बहुत मजा आने लगा था और ऐसे ही चोरी कर करके वो अपना सारा सामान वापस ले आते हैं जो इन्होंने मजबूरी में बेचा था। फिर कुछ दिनों बाद जुल्मी कुमार अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखता है, जहाँ पर जब उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि भाई तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर तो कंपनी डूबने के बाद लोगों की गींड फटी पड़ी है, लेकिन तुम इतना पैसा कैसे छाप रहे हो। इस पर जुल्मी कुमार कहता है कि मैंने अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, जिससे मेरी तो लॉटरी ही लग गई। फिर अगले दिन ये दोनों फिर से चोरी करने के लिए निकलते हैं, जहाँ पर आज ये एक बैंक को लूटने का प्लान कर रहे थे। वहीं जुल्मी कुमार बड़ी ही चालाकी से सिक्योरिटी गार्ड से लॉकर रूम की एक्सेस की लेकर लॉकर रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन पैसों को चुरा पाता तभी वहाँ पर कुछ और लुटेरे भी पहुंच जाते हैं, जिनको देखकर बैंक मैनेजर वहाँ पर पुलिस बुला लेता है। उधर मैरी मरवाले तो बाहर आ जाती है, लेकिन जुल्मी कुमार बाकियों के साथ वहीं पर फंस जाता है और अब उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो भी बाकी लोगों के साथ ही जमीन पर लेट जाता है ताकि पुलिस वाले उसे चोर ना समझें। कुछ ही देर में पुलिस वाले बैंक में आ जाते हैं और उन लुटेरों को पकड़ लेते हैं, लेकिन जब उनके मास्क उतारे जाते हैं तो जुल्मी कुमार देखता है कि ये तो उसी के ऑफिस में काम करने वाला उसका दोस्त और उसकी पत्नी है, जिसका मतलब था कि कंपनी के बर्बाद होने के बाद वहाँ पर काम करने वाले लोगों को भी कहीं और नौकरी नहीं मिली, जिसकी वजह से उन लोगों को मजबूरन ऐसे गलत काम करने पड़ रहे थे। कुछ लोग लड़कियां सप्लाई कर रहे थे तो कुछ अपने घर पर ही गांजा उगाकर बेच रहे थे। वहीं कंपनी के बॉस को भी दिखाया जाता है जो एकदम मजे में था और अपनी जिंदगी ऐशो आराम से बिता रहा था। जुल्मी कुमार ये देखकर कहता है कि यहाँ पर हम लोगों की लाइफ के घोड़े लगे पड़े हैं और ये भीड़ का घोड़ा इतने मजे से शिकार कर रहा है। लेकिन उसी वक्त टीवी पर एक न्यूज आती है कि कंपनी में जो घोटाला हुआ था उसका मास्टरमाइंड है ये जुल्मी कुमार और इसी की वजह से ये कंपनी बर्बाद हुई है। अब ये देखते ही जुल्मी कुमार की फटकर 464 हो जाती है और वो कहता है कि इन्होंने तो मुझे ही फंसा दिया, जिसका मतलब कि मुझे भी जेल जाना पड़ सकता है। यहाँ पर उसकी वाइफ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जुल्मी कुमार गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। आगे हम उसे एक बार में देखते हैं जहाँ पर वो पीकर पूरी तरह भंड हो चुका था। उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था, इसलिए वो वहाँ पर चूतियों वाली हरकतें करना शुरू कर देता है। तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर उसकी पत्नी भी आ जाती है और उसे अपने साथ घर चलने को कहती है। लेकिन तभी जुल्मी कुमार वहाँ पर बबलू ब्लास्ट को देखता है जो उसे देखते ही वहाँ से भागने लगता है। जुल्मी कुमार भी उसके पीछे भागता है और उसे पकड़कर कुत्तों की तरह पीटना शुरू कर देता है। तभी बबलू ब्लास्ट उसे सब कुछ सच बताता है और कहता है कि ये सब बॉस ने किया था, उसने कंपनी के सारे शेयर्स बेच दिए और पैसा लेकर भाग गया और ये शुरू से ही उसी का प्लान था। लेकिन जुल्मी कुमार को इससे
कोई मतलब नहीं था और वो फिर भी बबलू ब्लास्ट को पकड़कर मारने लगता है। पर तभी बबलू उसे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे दीपक दोगले का सारा पैसा हम हथिया सकते हैं। जिसके अगले दिन वो उन्हें एक बैंक के बाहर लेकर आता है और बताता है कि कल दीपक दोगला यहाँ पर अपने सारे बॉन्ड्स को पैसों में कन्वर्ट करने के लिए लेकर आएगा और फिर उन बॉन्ड्स को गिनकर चेक करने के बाद उसे एक अकाउंट डिपॉजिट का फॉर्म मिलेगा जिसमें उसके वो सारे पैसे ट्रांसफर होने हैं। जिसके बाद अकाउंटेंट उसके फॉर्म पर स्टैंप लगाकर साइन कर देगा जिससे वो पैसे उसके अकाउंट में चले जाएंगे। अब हमें सिर्फ इतना करना है कि उसके फॉर्म को हमारे वाले फॉर्म से बदल देना है जिसमें मेरा अकाउंट नंबर लिखा होगा, जिससे होगा ये कि पैसे उसके अकाउंट की जगह मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब ये प्लान सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और फिर 2 दिन बाद वो सारी तैयारी करके उस बैंक के बाहर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो कार से बाहर निकलते हैं जुल्मी कुमार के हाथ से वो फॉर्म उड़ जाता है और एक घास काटने की मशीन के नीचे आकर बर्बाद हो जाता है। अब उनके पास एक आखिरी रास्ता ही बचा था कि उसे काउंटर नंबर 1 पर जाकर उस फॉर्म की एक और कॉपी निकालनी होगी और उन्हें ये सारा काम चोरी छुपे करना होगा। वहीं बैंक में दीपक दोगला भी होता है जिसे देखकर मैरी मरवाले उसके पास आती है और उसका ध्यान भटकाने लगती है। वहीं दीपक दोगला काउंटर नंबर 1 के रिसेप्शन पर कॉल करता है और कहता है कि आपकी गाड़ी पुलिस उठाकर ले जा रही है तो जल्दी से आकर उसे छुड़ा लीजिए। जो सुनकर काउंटर पर बैठी औरत अपना काम छोड़कर बाहर भाग जाती है। तभी उसके जाते ही जुल्मी कुमार वहां पर आता है और बबलू ब्लास्ट से उसका अकाउंट नंबर पूछकर उसके अकाउंट नंबर का एक डिपॉजिट फॉर्म निकाल लेता है। अब बाकी का सारा काम प्लान के अकॉर्डिंग होना था। यहाँ पर मैरी मरवाले दीपक दोगले की सेक्रेटरी से उसका फॉर्म ले लेती है और उसे बदलने के लिए जुल्मी कुमार के पास जाने लगती है। लेकिन तभी दीपक दोगला जुल्मी कुमार को वहाँ पर देख लेता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो उसे अपनी बातों में फंसाकर अपनी पत्नी से उस फॉर्म को एक्सचेंज करवा लेता है। आगे वो दोनों बहुत खुश थे और उन्हें लग रहा था कि दीपक दोगले के सारे पैसे उनके अकाउंट में आने वाले हैं। लेकिन दीपक दोगला भी एक नंबर का शाना था और वो फॉर्म को साइन करने से पहले उस पर अपना अकाउंट नंबर चेक करता है और जब उसे लगता है कि ये अकाउंट नंबर उसका नहीं है तो वो उस फॉर्म पर साइन नहीं करता। उधर वो दोनों भी दीपक दोगले को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर दीपक दोगला आता है। कहता है कि तुम लोगों ने क्या मुझे बिजली गिंड समझ रखा है? मैं दुनिया को चूतिया बनाता हूँ और तुम लोग मुझे ही चूतिया बना रहे हो। कहता है कि मैं अभी पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, इसलिए तुम लोगों के लिए अच्छा यही रहेगा कि अपना पिछवाड़ा उठाओ और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मैरी मरवाले कहती है कि सही आइडिया है, हमें चलना चाहिए यहाँ से। जिस पर जुल्मी कुमार कहता है कि नहीं, हमने इस काम में इतनी मेहनत करी है और अब मैं खाली हाथ तो वापस नहीं जा सकता। तुम्हारी वजह से हमें भिखारियों वाली जिंदगी जीनी पड़ी, लेकिन अब मैं ये पैसे लिए बिना तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब ये सुनकर दीपक दोगला उस पर हंसने लगता है और उसे कहता है कि ठीक है, मैं अभी तुम्हें एक चेक लिख कर देता हूँ। जिसके बाद वो उसे एक $100 का चेक लिख कर देता है और कहता है कि देख, यही है तेरी औकात। जो उसे देकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी जुल्मी कुमार अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी बबलू ब्लास्ट का वो फॉर्म पड़ा है? उसकी वाइफ कहती है हाँ, पर क्यों? जुल्मी कुमार कहता है क्योंकि अब हमारे पास उसके साइन है और अब तुम्हें इस साइन को कॉपी करके उस फॉर्म पर लिखना है। वहीं ये सुनकर उसकी वाइफ बहुत खुश हो जाती है और वो लोग उस फॉर्म पर स्टैंप लगाकर उसे साइन कर देते हैं। फिर अगली सुबह जब दीपक दोगला अपना पैसा लेने के लिए घर से बाहर आता है तभी वो देखता है कि बहुत सारे मीडिया वाले उसके पास आ रहे होते हैं। तभी जुल्मी कुमार उसके पास आता है और कहता है कि तुम इतने बड़े दिल वाले हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दीपक दोगला कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। इसी दौरान टीवी पर एक न्यूज आती है जहां पर बताया जाता है कि दीपक दोगले ने अपनी सारी संपत्ति बर्बाद हुए वर्कर्स के नाम कर दी। वहीं ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन दीपक दोगले की फटी पड़ी थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ ये क्या हुआ। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन जिन लोगों का पैसा डूबा था वो लोग अपना पैसा वापस पाकर बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ जुल्मी कुमार के भी डूबे हुए पैसे उसे वापस मिल जाते हैं। जिसके बाद वो और उसकी वाइफ चोरी करना छोड़कर वापस से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।